हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु एक बहुत ही अच्छी कुक थी। उसे कुकिंग करना बहुत पसंद था, जिसके चलते उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था ताकि उसे अच्छे होटल में नौकरी मिले। लेकिन उसके घर वालों को उसका कुकिंग लाइन में जाना पसंद नहीं था। कुछ समय बाद उसके घर वाले उसकी शादी एक रवि नाम के लड़के से करवा देते हैं। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन मधु रवि से कहती है, रवि जी, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी काम करना चाहती हूँ। इसीलिए नहीं ताकि मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे आप, बल्कि इसीलिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और कुछ अच्छा कर सकती हूँ। देखो मधु, मुझे तुम्हारे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं आज के ज़माने का लड़का हूँ। मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखता हूँ कि लड़कियाँ काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन तुम माँ की आदत तो जानती ही हो, वो थोड़ा पुराने ज़माने की हैं। रवि जी, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप उनको समझाएंगे तो मुझे लगता है वो आपकी बात तो सुनेंगी कि आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। माँ को गांव से वापस आने दो, उसके बाद मैं उनसे बात करूँगा। थैंक यू मेरी बात को समझने के लिए। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाकर खिलाना होगा। रवि जी, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो? ये भी कोई कहने वाली बात है? ये तो आप नहीं बोलते, फिर भी मैं आपको बना कर देती। लेकिन देखना ज़्यादा ऑयली ना हो, कुछ ऐसा बनाना जो ऑयल फ्री हो और अच्छा भी हो। जी ठीक है, आप तैयार होकर नीचे आइए, तब तक मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। मधु रसोई में जाती है और सूजी का डोसा बनाने की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद रवि तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आता है और मधु उसके लिए डोसा लेकर आती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। तुम इंसान हो या रोबोट? बिना किसी इंतजाम के तुमने इतनी जल्दी डोसा कैसे बना लिया? आपको उससे क्या लेना देना है? आप अपने नाश्ते से मतलब रखिए ना। फिर भी पता तो होना चाहिए ना कि कैसे बनाया, ताकि कल को अगर तुम्हें अपने मायके जाना पड़ जाए तो मुझे इन सब चीज के लिए तरसना ना पड़े। वाह क्या बात है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अगर मैं मायके चली गई तो आप मुझे वापस लेने ही नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं है, लेने क्यों नहीं आऊंगा। अब तुम बात मत बदलो, जल्दी बताओ कि कैसे बनाया तुमने इतनी जल्दी ये डोसा। वो मैंने ये डोसा सूजी से बनाया है। सूजी वाले डोसा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ओके, अब जिस दिन ऑफिस का ऑफ होगा मैं भी बनाऊंगा। नाश्ता करके रवि अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और मधु घर के कामों में लग जाती है। वो अपना सारा काम खत्म करके आराम करने ही जा रही होती है कि तभी उसकी सास ललिता गांव से वापस आती है। माँ जी, आप किसके साथ आई? किसके साथ क्या, मैं अकेले आई हूँ। तू क्या सोचती है, मैं अकेले गांव से शहर नहीं आ सकती क्या? अरे माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस इसलिए पूछा कि आप बेवजह परेशान हुई। पहले बता दिया होता तो आपको लेने आ जाते। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ। ये सब छोड़, पहले ये बता खाने में क्या बनाया है, बहुत भूख लगी है मुझे। माँ जी, मैंने सुबह इनके लिए डोसा बनाया था, उसका पेस्ट अभी भी रखा हुआ है। आप कहे तो मैं वही बना दूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। नेकी नेकी और पूछ पूछ, मैं बस अभी नहा धोकर आती हूँ, बस तू डोसा बना। ना जाने कितने दिन हो गए हैं डोसा खाए हुए, वो भी तेरे हाथ का अच्छा बना हुआ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। मधु फिर से रसोई में जाती है और डोसा बनाकर लेकर आती है। ललिता उसे खाकर उसकी बहुत तारीफ करती। दिन गुजरते हैं, तभी एक रोज मधु के बार बार कहने पर रवि मधु के बाहर जाकर काम करने की बात करता है। माँ, आप घूर क्यों रही हैं? मैंने तो बस आपसे पूछा है, और वो कौन सा किसी ऑफिस में काम करने की बात कर रही है। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, उसका होटल में नौकरी करने का सपना है। अगर उसे खाना बनाने का इतना ज्यादा ही शौक लग रहा है तो कल से मैं अपनी मोहल्ले की सभी औरतों को मना कर दूंगी खाना बनाने के लिए, ताकि वो उनके घर जाके खाना बनाया है। इससे उसका खाना बनाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उसे नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ, आप मेरी बात समझ नहीं है। वो अपने हुनर को अपनी पहचान बनाना चाहती है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बस वो बाहर काम करने नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। मधु अपने पति और सास की बहस
उनसे दूर खड़ी होकर सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसकी आगे बढ़ने की उम्मीद ही टूट जाती है और घर की शांति को बनाए रखने के लिए वो दोबारा घर से बाहर जाकर काम करने की बात किसी से नहीं करती। दिन गुजरते हैं, तभी एक रोज रवि अपने 2 दोस्तों को लेकर घर आता है। मधु, मैंने तुम्हारे कुकिंग की इतनी तारीफ करी है कि मेरे दोस्तों से रहा नहीं जा रहा है और वो लोग तुम्हारे हाथों का खाना टेस्ट करने के लिए आने वाले हैं। ये तो खुशी की बात है मेरे लिए। आपको पता ही है कि जब लोग मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है। तो बताइए, आप क्या खाएंगे? इन्हें भी मेरी पसंद की चीज़ खिलाओ, डोसा। लेकिन आज का डोसा हर रोज़ की तरह ना हो, कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जिससे देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए डोसा लेकर आती हूँ। मधु रसोई में डोसे की तैयारी कर रही होती है। तभी वो सब्जियां निकालने के लिए फ्रिज खोलती है और उसकी नजर चुकंदर पर जाती है, जिसे देखते ही उसके मन में पिंक कलर का डोसा बनाने का सुझाव आता है। रवि जी, आज का पिंक डोसा ना तो आप भूल पाएंगे और ना ही आपके दोस्त। आपने मुझे अलग डोसा बनाने को बोला था ना, तो अब आप देखिए कि मैं कैसा डोसा बनाती हूँ। ये क्या है मधु, मैंने तुमसे डोसा कहा था, लेकिन तुम तो ये पिंक कलर का पता नहीं क्या उठा ले आई हो। रवि जी, ये डोसा ही है, लेकिन मैंने बस इसे बनाने का तरीका बदल दिया है। इस स्टेफी में आलू की जगह हरी सब्जियां डाल दी और डोसे का कलर चेंज करने के लिए चुकंदर का रस, और बन गया पिंक डोसा। मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ करी और तुम ये क्या अजीब सी चीज बना कर ले आई हो। अब जाने भी दे यार, हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए। हो सकता है भाभी का पिंक डोसा नॉर्मल डोसे से ज्यादा अच्छा हो। ये क्या पिंक डोसा, पिंक डोसे का शोर मचा रखा है। माँ, मैंने मधु को डोसा बनाने को बोला था, लेकिन ये तो पिंक डोसा बना कर ले आई। देख बेटा, मैं अपनी बहू के खाना बनाने पे शक नहीं कर सकती। उसने जो भी बनाया होगा वो अच्छा ही बनाया होगा। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे इस बात पर यकीन है। भाई देख, अब तो आंटी जी बोल रही हैं, तारीफ कर रही हैं। मैं तो चला खाने पिंक डोसा, बाकी तेरी मर्जी। सभी को पिंक डोसे की तारीफ करता हुआ देखकर रवि भी सबके साथ बैठकर पिंक डोसा खाता है, जो कि उसे बाकी डोसे से ज्यादा अच्छा लगता है। और उसी दिन से ललिता अपनी बहू को पिंक डोसा बनाने वाली बहू कहना शुरू कर देती है। दिन गुजरते हैं और बीतते दिनों के साथ मधु अपनी कुकिंग का शौक घर वालों को अच्छा खाना खिलाकर ही पूरा कर लिया करती। लेकिन बाहर जाकर होटल में जॉब करने की बात दोबारा किसी से नहीं कहती। सभी से अपनी बहू की तारीफ सुनकर ललिता उसके हुनर को अनदेखा नहीं कर पाती और अपने बेटे से जाकर कहती है, बेटा, मैं गलत थी। बहू के अंदर तो सच में हुनर है। अगर उसने किसी चीज को सीखा है, अगर उस पे मेहनत करी है, तो उसे उसका फल जरूर मिलना चाहिए। मुझे उसके होटल में नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है। इस बहाने वो कुछ अच्छी चीजें भी सीखेगी और हमें बना के भी खिलाएगी। हाँ माँ, ये बात तो आपने सही कहा। मैं अभी उसे ये खुशखबरी सुना कर आता हूँ। रवि इतना कहकर मधु के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से सब्र रखने से उसका होटल में नौकरी करने का सपना भी पूरा हो जाता है और उसके घर की शांति भी भंग नहीं होती। मंजुला अपनी होने वाली बहू शगुन से मिलने जा रही थी और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि शगुन अपनी माँ भारती के बताए काम को करने से मना कर रही है। ये देखकर मंजुला शगुन से कहती है, ये क्या हो रहा है? और शगुन, तुम मेरी होने वाली बहू हो, तुम अपनी माँ की बात कैसे मना कर सकती हो? ऊपर से तुम उन्हें पलटकर जवाब भी दे रही हो। ये बात तो सही नहीं है। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से ऐसे ही बात करती हूँ। और रही बात काम की, तो मैंने भी सारा काम किया था और अब मैं वापस से दोबारा सारा काम करूँ, मुझसे नहीं होगा इतना काम बार बार। ये तो शादी से पहले ही अपनी माँ को काम करने से मना कर रही है, तो शादी के बाद क्या ही काम करेगी ये? कहीं मैंने शादी तय करके कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे बहन जी, वो क्या है ना, माँ के घर पर तो सभी लाड प्यार से रहते हैं, तो सगुन को भी यही आदत लगी है। वरना तो ये सारा काम जानती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। कभी कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। शिकायत तो कोई तब निकालेगा ना जब ये काम करेगी। थोड़ा सा काम करके ये थक जाती है
तो बाद में सारा काम कैसे करेगी? ऊपर से ये तो पलटकर जवाब भी देती है। नहीं नहीं बहन जी, आप क्यों परेशान हो रही हो? सास और माँ में फर्क होता है और इसे अच्छे से पता है। आप इसकी सास हो, आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी मेरी बेटी। देखिए, बुरा मत मानिए, आज ये सब मैंने देखा नहीं होता तो मैं आपकी बात पर यकीन भी कर लेती, लेकिन अब मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो बताइए ना, हम ऐसा क्या करें जो आपको मेरी बेटी पर भरोसा हो जाए? मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं पहले ये देखना चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरे घर को संभालने के लायक है भी या नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी शादी से पहले ससुराल में आकर कुछ दिन रहे और एक बहू की जिम्मेदारियाँ निभाए। ये क्या बोल रही हो आप? शादी से पहले ससुराल? लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे? बात तो बिल्कुल सही है। शादी से पहले अपने ससुराल चली गई तो मुझे समझ आ जाएगा कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, और इन्हें जिस तरीके से मेरे बारे में पता चलेगा उसी तरह से मुझे भी तो इनके बारे में पता चलेगा ना। शगुन बेटा, तुम ही बताओ ना, शादी से पहले ही तुम्हें ये मौका मिल रहा है कि अपने ससुराल वालों को और अच्छे से जान सको, तो ये कोई गलत बात थोड़ी है, सही है एक तरफ से तो। ससुराल में कुंवारी बहू जाएगी? बहन जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हो? समाज में बदनामी होगी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? शादी मुझे करनी है तो समाज का ठेका हम क्यों ले? और रही बात कुंवारी बहू का ससुराल जाना, तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं लग रही है, मैं तो बल्कि तैयार हूँ। शगुन अपनी शादी से पहले ससुराल में जाने के लिए मान जाती है और अपनी माँ को भी मना लेती है। कुछ देर बाद शगुन अपनी होने वाली सास के साथ अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाने के बाद मंजुला अपने बेटे जय को बुलाती है। जय जैसे ही शगुन को शादी से पहले अपने घर देखता है तो बोलता है, माँ, आप शगुन को शादी से पहले यहाँ लेकर आ गई, लेकिन आप तो रस्मों रिवाजों में बहुत ज्यादा यकीन मानती हो ना। फिर ससुराल में कुंवारी बहू, ये कुछ मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, मैं अभी भी रस्मों और रिवाजों में यकीन रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर में कैसी भी बहू ले आऊँ। और वैसे भी हमें पता तो होना चाहिए ना कि शगुन घर संभाल सकती है या नहीं, इसीलिए वो अब कुछ दिन मेरे घर में रहेगी बहू बनकर और यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ संभालेगी। लेकिन माँ, ये तो गलत बात है ना। आपने बस अपने बारे में सोचा। एक बार आप शगुन से तो पूछ लेती। और वैसे अगर नहीं संभाल सकती थी तो क्या हो गया, धीरे धीरे करके सीख जाएगी। जय जी, मैं माँ जी की बात से सहमत थी, तभी मैंने यहाँ आने के लिए हाँ किया था। हाँ, और तू बिना पूरी बात जाने कुछ भी मत बोल। शगुन, जा तू रसोई में खाने की तैयारियां कर। शगुन के आने से जय तो बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर जय को चुप करवा देते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और कुछ दिनों बाद मंजुला की बेटी कोमल अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आती है तो घर में शगुन को देखकर मंजुला के पास जाकर कहती है, माँ, ये क्या है? मेरे आने का इंतजार तो कर लेती आप। मैं आई भी नहीं और आप भाभी ले आई। अरे अकल की अंधी, ये अभी भाभी नहीं बनी है, बनने वाली है। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात को। यही मतलब है कि अभी तेरे भाई की शादी नहीं हुई है। ससुराल में शादीशुदा नहीं बल्कि कुंवारी बहू आई है। अच्छा, फिर तो ठीक है। मुझे लगा आपने मेरे बिना ही मेरे भैया की शादी करवा दी। कोमल को भी अपनी कुंवारी भाभी से कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों बाद शगुन की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण वो कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसके पास कोमल आती है और वो शगुन से कहती है, होने वाली भाभी शगुन, जरा खाना बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कोमल दीदी, पहली बात तो ये कि मुझे आप नाम से मत बोला करो, मैं आपकी होने वाली भाभी हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ओहो, देखो तो जरा, अभी इस घर की बहू बनी ही नहीं हो और अभी से तेवर दिखा रही हो। इस घर की बहू नहीं हूँ, लेकिन बहू बनने में ज्यादा समय भी तो नहीं है, कुछ ही दिनों में बहू भी बन जाऊंगी। हाँ, तो बहू वाले काम भी तो करो ना, मेरे लिए खाना बनाओ। अब क्या बस हुक्म ही दोगी? कोमल और शगुन में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है और आवाज बाहर तक जा रही थी। उन दोनों की सारी बातें सुनकर मंजुला शगुन के कमरे में आती है और दोनों को बहस करता देखकर बोलती है, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों इतने लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या बात हो गई? देखो ना माँ, मैंने शगुन से बोला है कि खाना बना दे, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही है। माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है
थोड़ा आराम कर रही हूँ कि तभी कोमल दीदी आकर काम पकड़ा रही हैं। आप ही बताओ, मैंने किसी काम को मना किया है अभी तक? नहीं ना। मना नहीं किया तो ये काम भी कर दो ना, इतनी भी क्या परेशानी है इसमें। बस करो तुम दोनों, अभी मैं सामने खड़ी हूँ तब भी बहस कर रही हो। अरे थोड़ा तो शर्म करो। माँ आप इन्हें ही समझाओ, अपनी गलती दूसरों पर न डाले। कोमल तू भी कम नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, एक दिन तू खुद भी तो कर सकती है ना। और शगुन तुझसे दवाइयाँ नहीं ली जाती है क्या? बस झगड़ा करने का कोई न कोई कारण चाहिए। मंजुला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। शगुन ने कहीं न कहीं अपने ससुराल वालों के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली थी। कभी भी कोई भी बात होती तो हमेशा घर का एक सदस्य तो शगुन की तरफदारी करता। धीरे धीरे कई दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद भारती भी अपनी बेटी के होने वाले ससुराल में आती है और सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मंजुला की पड़ोसन रेखा वहाँ आती है और बोलती है, क्या बात है मंजुला, आजकल कहाँ रहती है? ना ही बाहर आती है और ना ही कभी मिलना हो रहा है। कहीं नहीं, बस घर पर ही रहती हूँ। अब क्या करे, घर गृहस्थी भी तो देखनी पड़ती है ना। आ बैठना। अरे मंजुला, मैंने सुना है ससुराल में कुंवारी बहू आई है। ससुराल को संभालने के लिए तू कुंवारी बहू ले तो आई है, फिर क्या तुझे घर गृहस्थी देखनी है? आंटी घर में और भी लोग हैं, आप जो बोल रही हो थोड़ा सोच समझ कर ही बोलो ना। गलत क्या बोल रही हूँ मैं? ये बात तो पूरे मोहल्ले में फैली है कि ससुराल में कुंवारी बहू आ गई है। अब बताओ, बिना शादी के घर में बहू आए 1-2 दिन तो चल जाता है, अब इतने दिन हो गए हैं। तो क्या हुआ, वो हमारे घर में रह रही है तो आपको क्या परेशानी है आंटी जी? मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो बस लोगों की ही बात बता रही हूँ। रेखा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही रेखा वहाँ से जाती है, उसके जाते ही भारती कहती है, बहन जी, वैसे जो ये बोलकर गई है वो सब सच ही तो है। मैंने आप दोनों की बात मान तो ली, लेकिन आंटी जी आप भी किन लोगों की बातों में आ रही हो? लोगों का काम है बातें करना, वो तो करेंगे ही ना। लेकिन सच ही तो बोल रहे हैं। मंजुला बहन के बोलने पर ससुराल में कुंवारी बहू भेजने के लिए मान गई थी मैं, लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है ना। माँ, मुझे अपने होने वाले ससुराल से कोई परेशानी नहीं है। मुझे ये सभी लोग काफी पसंद है। हाँ, और मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आई मेरी बहू। मेरे घर के लिए शगुन से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, इसीलिए अब हम जल्दी से इन दोनों की शादी करवा देंगे और ससुराल में कुंवारी बहू से अब शादीशुदा बहू आएगी। मंजुला और शगुन दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही दिनों में शगुन और जय की शादी हो जाती है। अनु को शुरू से ही चोरी करने की बड़ी बुरी आदत थी। वो जहाँ कहीं भी जाती तो कुछ न कुछ चोरी जरूर करती थी। इत्तेफाक से अब तक अनु की चोरी पकड़ी तक नहीं गई थी, इसीलिए अब उसके मन में पकड़े जाने का डर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसे ही एक दिन अनु अपनी सास आशा से कहती है, माँ जी, चीनी खत्म हो गई है, मैं जरा पड़ोस से चीनी लेकर आती हूँ। अरे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है हमें, तुझे मांगने जाने की क्या जरूरत है? मेरे पर्स में से पैसे ले ले और जाकर चीनी ले आ तू। माँ जी, दुकान घर से दूर है और जब तक मैं दुकान जाऊंगी उससे पहले यहीं से चीनी ले आती हूँ ना। हाँ तो कब तक मांगती रहेगी दूसरों से? पैसे लेकर ले आना 2-3 किलो चीनी। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, अभी पड़ोस वाली काकी से चीनी मांग के लाती हूँ। शाम को जब दुकान से चीनी लाऊंगी तो उन्हें उनकी चीनी वापस कर दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अनु वहाँ से अपनी पड़ोस वाली काकी लीला के घर चीनी मांगने चली जाती है। अनु जैसे ही लीला के घर जाती है, उसकी नजर एक बड़े ही प्यारे से वास पर पड़ती है। वो वास अनु को बहुत पसंद आता है, लेकिन ये सब छोड़ अनु लीला से कहती है, काकी जरा एक कटोरी चीनी दे दो, चाय बनानी है। तो देखा कि चीनी ही खत्म हो गई है। हाँ तो क्या हुआ, तू आशा की बहू नहीं बल्कि मेरी भी बहू है। जो मन हो ले लेना और बिना झिझक के आ जाया कर मेरे पास। अच्छा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अभी चीनी लेकर आती हूँ। लीला जैसे ही रसोई में चीनी लेने जाती है, उतनी ही देर में अनु वो वास सरका कर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है और लीला से चीनी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। चीनी रसोई में रखकर अनु वो वास सोफे के आगे रखी टेबल पर रखती है और सोफे पर बैठी आशा ये देखकर कहती है, अरे बहू, ये वास तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लाई ये तू? माँ जी, अभी मैं लीला काकी से चीनी लेकर आ रही थी, तभी मोहल्ले में एक वास बेचने वाला आ गया। मुझे बड़ा ही प्यारा वास लगा, इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा है ना?
हाँ हाँ, अच्छा तो बहुत है, एक नजर में ही पसंद आ गया। एक दो और वास ले आती ना। माँ जी बस यही अच्छा लग रहा था, बाकी सब तो ऐसे ही थे इसलिए तो लिया। अगर और बाकी सब अच्छे लगते तो मैं एक दो और वास ले लेती। आप भी कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ हाँ, बात तो सही बोल रही है तू, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अगर मोहल्ले में कोई ऐसे वास बेचने वाला आए तो एक दो ज्यादा ही ले लिया कर, अच्छे लगते हैं ना। जी माँ जी, बिल्कुल ले लूंगी। अनु अपनी पड़ोसन के घर से वास चोरी कर लेती है और इस बार भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। अनु को चोरी करना अच्छा लगने लगा क्योंकि उसे ये ही लगता था कि अब तक तो वो पकड़ी नहीं गई है, तो आगे भी किसी को क्या ही पता चलना है। इसीलिए वो ऐसे ही कई बार चोरी कर चुकी थी। अनु बस बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी सामान चोरी कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन अनु अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ लीला नहीं थी। तभी अनु की नजर लीला की अलमारी पर जाती है और वो कहती है, माँ जी तो अपने कमरे में ही नहीं है, थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ। वैसे भी हर समय माँ जी से पैसे मांगते रहो, इससे अच्छा तो ये है ना कि थोड़े पैसे निकाल ही लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अनु अपनी सास की अलमारी से पैसे निकाल लेती है और पैसे अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब आशा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगती है, तो वहाँ पैसों को ना देखकर वो अनु को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, मैंने अलमारी में पैसे रखे थे और देख रही हूँ तो पैसे नहीं है, तूने लिए हैं क्या? नहीं तो माँ जी, मैं क्यों आपके पैसे लूंगी, आप ही कहीं और रख कर क्या पता भूल गई हो। मेरी उम्र जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही। माँ जी फिर मुझे नहीं पता, मैं तो आपके कमरे में वैसे भी नहीं आई थी, मुझे पता होता तो मैं बता देती ना। अब तो ऐसा लग रहा है घर में कुछ भी सेफ नहीं है। बताओ, घर की अलमारी से पैसे गायब हो गए। माँ जी वैसे भी मैंने सुना है मोहल्ले में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, हमें तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। घर को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर चोर आया भी होगा तो क्या अलमारी से बस थोड़े ही पैसे लेकर गया, बाकी पैसे तो वही हैं। माँ जी आप क्या चाहते हो कि पूरा घर साफ हो जाए? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, थोड़े ही पैसे गायब हुए हैं। हाँ हाँ, सही बोल रही है तू। बताओ, अब आंखों के आगे भी चोरी हो जाती है। आशा की अलमारी से पैसे चोरी होते हैं तो आशा अब और भी सतर्क हो जाती है और अपने सामानों का और भी ज्यादा ध्यान रखती है। लेकिन आशा के ध्यान देने से क्या होता, अब भी अनु की चोरी करने की आदत जो नहीं गई थी, वो अब थोड़ा संभल कर चोरी करने लगती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद आशा और अनु एक साथ लीला के घर कीर्तन में जाती है। जहाँ पहुँचते ही लीला उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों को तो और जल्दी आना चाहिए था ना, पड़ोसी होकर तुम ही सबसे देर में आ रही हो। मैं तो पहले ही आ जाती, लेकिन बहू की वजह से देरी हो गई आने में। अरे काकी अब तो आ गए हैं ना हम दोनों, चलिए कोई काम है तो बता दीजिए, मैं अभी काम खत्म कर देती हूँ। हाँ काम तो बहुत है, एक काम कर, जो लोग लिफाफे दे रहे हैं वो सब तू संभाल ले, तेरे ऊपर तो भरोसा है, बाकी कोई भरोसे के लायक भी नहीं है। लीला की बात सुनकर अनु लिफाफे को संभालने के लिए चली जाती है। लेकिन अब चोर के हाथों में सोने का कटोरा दोगे तो वो चोरी तो करेगा ही ना। यहाँ भी अनु ऐसा ही करती है, लिफाफे में से सारे पैसे निकाल लेती है। जब कीर्तन खत्म होता है तो सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। सबके जाने के बाद लीला दोनों सास बहू को प्रसाद देती है और अनु से कहती है, बहू सारे लिफाफे तेरे पास है ना? हाँ काकी, 4 लोग आए बस एक लिफाफे के साथ। क्या बस 4 लिफाफे मिले हैं? भीड़ तो काफी ज्यादा हुई थी और लीला ने तो कीर्तन के बाद अपने घर की पार्टी भी दी थी, तो बस इतने ही लिफाफे मिले? हाँ माँ जी, अब मैं क्यों झूठ बोलूंगी, जितने लिफाफे मिले हैं मैंने उनका पूरा हिसाब रखा है। ये रहे 4 लिफाफे, मैं क्या लिफाफे और उसके पैसे घर थोड़ी लेकर जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, अब इतने ही लिफाफे मिले हैं तो क्या कर सकते हैं। ये लो आप दोनों का प्रसाद, और हाँ खाना भी पैक कर दिया है, वो जाते हुए ले जाना। अनु और आशा थोड़ी देर में लीला के घर से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनु अपने पति दीपक के साथ उसकी ऑफिस पार्टी में जाती है। वो पार्टी बहुत अच्छी थी।
वहाँ जाकर अनु अपने पति दीपक से कहती है, ये कितनी बड़ी पार्टी है, आप तो पहली बार मुझे ऑफिस की पार्टी में लाए हो। ये पार्टी आज पहली बार हमारे शहर में हो रही है, अब तक दूसरे शहर में हो रही थी इसीलिए। अच्छा। अनु को वो पार्टी बहुत अच्छी लगती है। तभी अनु की नजर दीपक के बॉस की घड़ी पर जाती है। अनु को वो घड़ी काफी महंगी और अच्छी लगती है। अनु धीरे से वो घड़ी चुराने जा ही रही थी, लेकिन दीपक अनु को चोरी करते हुए देख लेता है। दीपक पार्टी में तो अनु को कुछ नहीं बोलता, पर जब थोड़ी देर में दोनों घर आते हैं तो दीपक अपनी माँ के सामने कहता है, माँ, आज आपकी बहू पार्टी में घड़ी चोरी कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे चोरी करते हुए देख लिया तो रोक दिया था, वरना इतने लोगों के आगे नाक कट जाती और नौकरी पर भी बात बन पड़ती। क्या मेरी बहू चोरी करती है? इसका मतलब तो अब तक जो चोरियां हो रही थी वो भी तूने ही की होंगी बहू। माँ जी, वो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया तो कोई तुझसे जबरदस्ती तो करवा नहीं रहा था ये काम, या कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं तुझे जो तूने ये किया? माँ, इसे क्यों पूछ रही हो? कोई फायदा नहीं है इसे पूछने का। मेरा तो अब इसके साथ रहने का भी मन नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे बस अच्छा लगता था इसलिए मैं चोरी कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरा यकीन करो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुझ पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तू माफी मांग रही है तो तुझे एक मौका जरूर दे रही हूँ। अनु की चोरी करने की आदत सबके सामने आ जाती है, और जब उसके घर की बात आती है तो दीपक उसके साथ रहने से मना करने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो माफी मांगती है। आशा ने अनु को माफ तो नहीं किया था, लेकिन अपनी गलती सुधारने का मौका जरूर दिया था, और आगे अनु अपनी गलती सुधारने में लग भी जाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।